कई लोगों ने बोला कि हमारी जो जुडिशरी है, मैंने भी बड़ी बार वीडियोज़ बनाया है कि ये कैसे जजमेंट्स देते हैं, आज तक कभी समझ ही नहीं आता। सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं, वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या हमारा सुप्रीम कोर्ट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो भी गला सड़ा है। उसमें भी हमें ना तो हमारे भारत की जो एक्चुअल हिस्ट्री है, उसे समझाई जाती है और एक खिचड़ी-सी बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है, गलत क्या है। तीसरा, कई लोगों ने बोला कि भई जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर भी धांधली इतनी है, स्वास्थ्य सभी का खराब होता जा रहा है। हमें दिखाया जाता है एडवर्टाइज़मेंट में कि आप टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो आपके दाँत 24 घंटा सही रहेंगे, उसके ऊपर कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2-2 बार ब्रश करने के बाद भी कोई भी ऐसा आदमी होगा जो आज ये वीडियो देख रहा है, जिसके दाँत सही हों। यानी कि कुछ ना कुछ तो धांधली है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये पूरा जो सिस्टम है इतना सड़ चुका है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या भारत के पास सॉल्यूशन है? क्या वेस्टर्न पावर्स के पास सॉल्यूशन है इसका? नहीं है तो क्या करना चाहिए? इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे नरेंद्र अग्रवाल जी के साथ। अब मुझे इनकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इनकी किताबें ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली हुई हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अल्टरनेट इकोनॉमी यानी कि भारत को अगर विकसित बनाना है, उसके लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए, वो इनकी रिप्रेजेंटेशन इवन गवर्नमेंट तक पहुँची हुई है। आप जाकर वो बुक पढ़ सकते हैं। इन्होंने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा किया हुआ है, एक मिशन पे हैं। इसलिए इनका मिशन भी हमारा मिशन है, जुड़कर हम लोग ये सारी चीज़ें आपके पास रखते हैं। सर, जय श्री राम। नमस्ते, जय श्री राम, प्रणाम। सर, प्रणाम। ये जो आपने आज टॉपिक पढ़ा है कि ये जो सारी जुडिशरी है, एजुकेशन है, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे का सारा सिस्टम, ये कैसे चल रहा है? क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं? सॉल्यूशन क्या है? थोड़ी-सी लाइट दीजिए सर, जो आपने अपनी बुक में भी लिखा है, उसको थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। पूरी दुनिया में मूल रूप से दो अवधारणाएं चलती हैं। पहली अवधारणा शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था को लेके आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, पुरुष हो, स्त्री हो, छोटा बड़ा, जिंदगी में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा जब उसको स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, जब उसको न्यायिक सेवा की पड़ेगी, जब उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ सुझाव सलाह की जरूरत पड़ेगी, एजुकेशन शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। तब पहला मानस कहता है कि अगर ये तीनों सुविधाएं आराम से उपलब्ध ना हो, मुफ्त में उपलब्ध ना हो, तो हो सकता है कोई ना कोई समाज में उस परिस्थिति में ऐसा हो जिसके पास पैसा ना हो, तो वह इन सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाएगा। ऐसी सुविधाओं के लाभ लेने से वंचित होने के कारण वह बीमार आदमी बीमार का बीमार रहेगा। हमने देखा पूर्व में कि एक बीमार व्यक्ति अगर संक्रामक रोग से ग्रसित है तो वो पड़ोसी को, दूर दराज के लोगों को बीमार करने की ताकत रखता है। तब भारत का मानस कहता है कि व्यक्ति कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसे स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलनी चाहिए। ये उसकी भलाई के लिए नहीं है, ये हमारी भलाई के लिए है कि हमको अगर स्वस्थ रहना है तो कोई व्यक्ति बीमार पड़ोस में नहीं होना चाहिए। तब ऐसे में सबसे उत्तम गुणवत्ता का, हाईएस्ट क्वालिटी की सेवा उस समय फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ये मानस भारत का रहा और ये काफी लंबे समय तक चला। दूसरा मानस कहता है क्योंकि ये तीन सुविधाएं ऐसी हैं कि जिसमें अगर व्यक्ति को जरूरत हो स्वास्थ्य की तो वह समझौता नहीं कर सकता, वो पैसा देगा ही देगा। उससे जो मांगोगे उस समय वो देने की कोशिश करेगा। पैसा है, जमीन जायदाद है, हाथ पैर जोड़ना है और कोई कंप्रोमाइज करना है, वो स्वास्थ्य के लिए करेगा, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो ये ऐसी सेवाएं हैं, अगर आपको व्यवसाय करना है तो ये दे बहुत अच्छा पैसा देंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं न्याय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि जिसकी जरूरत सबको पड़ेगी।
प्रत्येक माँ बाप को लगता है कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े, एक अच्छा नागरिक बने, अच्छे स्कूल में जाए, तब वह पैसा खर्च करने के लिए। अगर कोई फंस जाए, पिटाई लग जाए, न्याय ना मिले, तो वो अच्छे से अच्छा वकील करने की कोशिश करेगा। तब वह जमीन बेच के भी हो सकता है केस जीतने की कोशिश करे, जमीन बेच के भी माता पिता का इलाज कराने की कोशिश करे। तब अगर व्यवसाय करना है तो ये सबसे अच्छे व्यवसाय है। ये दो अवधारणाएं हुई। पहली अवधारणा जो भारत की थी कि ये शिक्षा आराम से, स्वास्थ्य आराम से, न्याय आराम से तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। इसके पीछे एक धारणा और थी कि हम अगर बांटेंगे तो हमको मिलेगा। ये आस्था थी कि जो देता है वह पाता है, हु गिव्स गेट्स। तो ये अवधारणा दोनों मिला के भारत ने और भारत जैसे तमाम देशों ने ये सुविधाएं उत्तम क्वालिटी के बहुत लंबे समय तक मुफ्त रखी। और जो ठीक हो जाए, जो शिक्षा पा जाए, उसकी जो श्रद्धा हो, उसकी जो सामर्थ्य हो, वो दक्षिणा के रूप में ठीक होने के बाद जब उसकी इच्छा हो भविष्य में तब दे। तो गुरु दक्षिणा एक इसका उदाहरण था कि गुरु दक्षिणा बाद में देता जाता था, शुरू में रहता था। अगर नहीं भी है तो ये सारा खर्चा समाज उठाता और समाज के पास इतना पैसा होता था कि वह अपने सभी नागरिकों का बिना किसी भेदभाव के और मेहमानों का उनका इलाज करा सकता, उनको शिक्षा दे सकता था। इसलिए पूर्व में भारत के जो विश्वविद्यालय थे वो वाकई में विश्वविद्यालय थे, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी थे। वो नाम के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं थे, वो वाकई में थे, लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे। तब शुरू में करने की जरूरत नहीं थी कि पैसा मिले। आज जो दूसरा मॉडल है, वेस्टर्न मॉडल, उसमें कहते हैं कि भैया कोई पैसा नहीं देता है, सब बेईमान है, उनसे खींचना पड़ता है, जब तक किसी की अटकी नहीं होगी वो आपको पैसा नहीं देगा। तो पहली चीज कि तीनों चीजें व्यवसाय है और आप खींचोगे तो देगा, नहीं मांगोगे तो आदमी बिना पैसा दिए हॉस्पिटल से भाग जाएगा, बिना फीस दिए स्कूल से भाग जाएगा। ये उसका स्वभाव है। तो इस स्वभाव को ध्यान में रखते हुए पहले फीस लो, प्री पेमेंट करो, जितना हो जाए उतना, और एक निष्ठुर बनने की कोशिश। तो ये दूसरे तरह की परिकल्पना। अब भारत जैसे देश आज की स्थिति में, या जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, वो वेलफेयर स्टेट बनने की कोशिश करते हैं कि हम नागरिकों का ख्याल रखें। तो होता क्या है कि एक सरकारी अस्पताल बनता है, उसमें सुविधाएं मुफ्त होती हैं। अब डॉक्टर वही होते हैं तो उनका कंपटीशन प्राइवेट से होता है, वहां तो इतनी तनख्वाह मिलती है, आप हमको कम देते, तो यहाँ तनख्वाह ज्यादा देने की बात है। तब धीरे धीरे सरकार पर बोझा पड़ता है, तो सुविधाओं की गुणवत्ता कम होने लगती है सरकारी अस्पतालों में, और ये प्रलोभन भी दिया जाता है कि आप अच्छे डॉक्टर प्राइवेट में आ जाओ, तो लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं। तो दाम का सरकारी अच्छा है लेकिन गुणवत्ता के हिसाब से नहीं है, तो सारा का सारा प्राइवेट है, खर्चा सरकार का होता है। ऐसे ही एजुकेशन में सरकारी स्कूल में अच्छे बच्चे मिलते नहीं है, माँ बाप भेजना नहीं चाहते, वो भी नहीं भेजना चाहते जो वहां टीचर हैं, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। न्याय व्यवस्था का अगर फ्री में वकील मिल गया तो न्याय मिलना मुश्किल ही समझिए, इसलिए महंगा से महंगा वकील है। तो भारत जैसा खर्चा तो कर रहा है बट समझ में नहीं आ रहा कि जा कहां रहा है। तो ये तीन चीजें, पहला फ्री, गुणवत्ता, सबसे ज्यादा गुणवत्ता, जो देता है उसको वापस मिलता है। दूसरा, इससे पैसा कमाया जा सकता है, कोई पैसा नहीं देता है। तीसरा, दोनों का मिला जुला रूप। ये तीन चीजें हो सकता है अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरे लिए दूसरा मॉडल अच्छा हो कि मैं पैसे कमाऊं, मुझे इतनी महंगी फीस देके इसीलिए डॉक्टर बनाया है कि मैं ज्यादा कमाऊंगा, मैं टीचर बनूंगा। तो मेरे लिए हो सकता है ये मॉडल कि दूसरा मॉडल ठीक हो, लेकिन समाज के लिए हो सकता है कि पहला मॉडल ठीक हो। वो कहे नहीं नहीं हमारे पास जब पैसा होगा। तो ये अगर भारत जैसे देश को व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठना है तो एक समाज को निर्णय लेना होगा कि हाँ हम चाहते क्या है। दो चार की बात नहीं, बहुमत क्या चाहता है, फ्री चाहता है या पैसे का। तब जो तीसरा तरह का रूप है उससे तो निजात मिलेगा, इंश्योरेंस से निजात मिलेगा, फ्री वीज से निजात मिलेगा। ये तीन चीजें, तो ये एक पूरा समाज का निर्णय होना चाहिए कि हम चाहते क्या है। तो उस पे चीजें अभी आनी बाकी है, और जिस दिन ये आएगा, एक निर्णय आएगा, सही या गलत भविष्य बताएगा,
तब चीजों आगे बढ़ना शुरू होगा। तो मेरा इसमें यही कहना है कि इस समाज का निर्णय है। सर देखिए, मैं अब चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो एजुकेशन है वो कंप्लीटली फ्री है। +2 तक तो कंप्लीटली फ्री है। उसके बाद भी जो फीस है यूनिवर्सिटीज़ की, वो आपके रैंक के हिसाब से आपको उसी बेटर या नॉन बेटर या मीडियम स्केल की आपको यूनिवर्सिटी आपके रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट होता है, उसके हिसाब से मिलती है। और एजुकेशन कोई ज़्यादा महँगी नहीं है, आपको बड़े-बड़े लोन नहीं लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तरक्की भी है, बिकॉज़ फ्री है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आपको एडमिशन्स मिलती हैं, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने मेहनत का भी महत्व रखा है, फीस भी कम है या ज़ीरो है, +2 के लेवल तक तो। वही हाल इनका मेडिकल का भी है। सभी का जो गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस है, आपको जो हॉस्पिटल्स है, जनरली आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल मिलेंगे, जहाँ पर आपको फ्री में इलाज मिलता है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो दे आर ओनली फॉर वेरी, वेरी रिच पीपल, जो वहाँ पर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो जा नहीं सकते हैं। तो दैट मीन्स कहीं न कहीं जो आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो रहा है चाइना के अंदर, भारत के अंदर भी। इसे इम्प्लीमेंट करने की बात बोलते हैं। आपको लगता है कभी पॉसिबल होगा, जो हुक्मरान हैं हमारे, उनके अपने तो स्कूल और कॉलेजेस बनाए हुए हैं जहाँ पे वो हेफ़्टी फीस लेते हैं, वो अपनी दुकानदारी बंद कैसे करेंगे? मोटे तौर पे ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। जो भारत की पुरानी परंपरा थी उसका पुनरुत्थान संभव नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर भारत की संसद में चले जाओ तो लोकसभा में 542 संसद में आपको मुश्किल से 40 सांसद मिलेंगे जो बीमार नहीं है। सारे के सारे कोई ना कोई दवाई ले रहे हैं और डॉक्टरों से परेशान भी है। न्याय की बात करने से घबराते हैं सांसद कि न्याय व्यवस्था कैसे होगी, जबकि हालत यह है भारत में 2022 संसद में जवाब देते हुए लॉ मिनिस्टर ने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है, जिसमें 90,000 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। ऐसे में न्याय व्यवस्था तो है नहीं। तो आपकी बात लग सकती है कि चाइना में हो रहा है, लेकिन भारत और चाइना पे अभी बाद में आऊंगा कि भारत में एक अंदर अंदर पीस है, एक इच्छा है कि ये चीजें कम से कम 3 महीने की पेंडेंसी से ज्यादा ना हो कोर्ट केसेस में। नॉर्मल में सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनाए तो उसमें भी पेंडेंसी ज्यादा ना हो। शिक्षा के क्षेत्र में आज एम्प्लॉयमेंट के अगर आप देखें तो लोग बेरोजगार हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े हों चाहे सरकारी में पढ़े। तो गुणवत्ता खराब हो गई है। अब ये गुणवत्ता खराब होने के कारण बहुत सारे होते हैं कि इसको समाज को आइसोलेट कर दिया। एक दिल्ली से नियंत्रण होता है स्कूल का, तो एक जैसे कपड़ा बनता है ना मार्किंग का, एक जैसा बना दिया, पूरा देश एक जैसा है, उस तरह की चीजें चल रही। तो जो प्रतिभाएं थी वो गायब धीरे धीरे होती जा रही। ये समझ में सबको आ रहा है, करेगा कौन, इस पे दिक्कत है। स्वास्थ्य का आपको बता ही दिया, न्याय व्यवस्था है ही, तो ये भारत में है। चाइना की बात करें तो चाइना ने कुछ चीजें वाकई में एक हेल्थ रिकॉर्ड सबका बना के रखा है। ईच एंड एवरी सिटीजन हैज इट्स ओन हेल्थ रिकॉर्ड, और जो शहरों में गांवों में रहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ होना चाहिए सभी का हेल्थ रिकॉर्ड। लेकिन अगर वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को जाता है तब फिर ये आता है कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन का बाईपास कर दिया आपने। आपका पैसा इंश्योरेंस का दूसरे के पास है, तब चीजों को स्वस्थ रहने की तरफ जोर कम आता है। हम बीमार हो जाए, इलाज हो जाए, हमें मुक्ति मिलती है। अगर हम फ्री में होगा तो हमारी कोशिश होगी कि हम बीमार ना पड़े, या जो फ्री में मुहैया करा रहे हैं उनकी कोशिश होगी कि बीमार ना। इंश्योरेंस में और जो कमर्शलाइजेशन में ये कोशिश होती है कि लोग बीमार पड़े, लोग अंधकार में जिए, लोगों की सेहत खराब हो, लोग अन्याय से जूझे। तो कहने को देखने को दिखता है कि हम न्याय दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य दे रहे हैं, लेकिन प्रार्थनाएं सारे डॉक्टर, सारे वकील, सारे जजेस और सारे एजुकेशनिस्ट, टीचर ये कोशिश करते हैं कि यार हमारे प्रवचन बहुत चले, हमारी दुकान बहुत चले। तो सवेरे जब भगवान के सामने अगरबत्ती लगाते हैं ना, तो कहते हैं यार पेशेंट आए यार,
एक कोई मुलाजिम आए कोर्ट में, तब तो हमारा खाना चलेगा। जहां मानसिकता ऐसी हो जाए तब चीजें गड़बड़ा जाती। इंश्योरेंस में चाइना के और जैसे भी तमाम अमेरिका में इंश्योरेंस इज जस्ट ए बाईपास ऑफ कमर्शियल डायरेक्ट एक्टिविटी, इनडायरेक्ट बहुत सारा पैसा वो ले जाता। भारत में कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो टॉयलेटरीज ठीक होनी चाहिए, बाथरूम ठीक होने चाहिए, बैठ के जाना चाहिए, इंडियन जो नेटिव थे उस तरह का। आज कमोड बना दिए, सबकी तबीयत खराब होती, सबका पेट खराब होता, और जैसे ही पेट खराब हुआ आपका दिमाग चलना ठीक ठाक नहीं रहता है। आप कुछ ना कुछ निर्णय, गैस भरी रहती है पेट में, दिमाग ठीक नहीं रहता है, और बीमारियों की जड़ होती है। अगर आप सारे डॉक्टरी में भी देखें तो सारे डॉक्टर कोशिश करते हैं इलाज करते समय कि इसका पेट ठीक हो जाए, पेट ठीक हो जाएगा तो सारी ठीक हो जाए। अब पेट ठीक होने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपको उसमें ही खराबी कर दी गई है, नेटिव इंडियन स्टाइल टॉयलेट, चाइनीज स्टाइल टॉयलेट को ही बदल के कमोड में कर दिया, तो बीमारी होना स्वाभाविक है, आपकी दुकान चलना स्वाभाविक। दिमाग खराब हुआ तो सारी चीजें चल। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो नॉइज क्रिएट करना, पोल्यूशन क्रिएट करना, ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने की कोशिश होगी, बिकॉज योर प्रॉब्लम इज माई अर्निंग, योर प्रॉब्लम इज माई बिजनेस, योर अनईज इज माई ईज। ये एक माइंडसेट है। भारत का माइंडसेट है योर ईज इज माई ईज। अगर आप मेरे पास नहीं आओगे तो मैं आराम से, मेरे पास आ गए तब मेरे को कवायद करनी पड़ेगी। तो भारत कहता है स्वस्थ रहना जरूरी है, और इस पे बहुत सारी चीजें हैं। पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, बाथरूम कैसे जाना है, बोलना। तो एनर्जी का एक पूरा का पूरा कवायद भारत ने किया कि हाँ लाइफ स्टाइल कैसे जीना है, लाइफ स्टाइल। वहां पे लाइफ स्टाइल खराब कैसे करनी इस पे है। तो ये चीजें बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो हमारा सनातन है, मैंने इसके ऊपर अभी काफी मैं अध्ययन भी कर रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करी हैं कि जो सनातन का जो हमारा सिस्टम था वो वाकई में जबरदस्त था। वेस्टर्न वर्ल्ड ने आकर हमारा सारा कुछ गड़बड़ा दिया है और हम उन्हीं को फॉलो भी करते हैं ब्लाइंडली। सर लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जैसे जुडिशरी है, डॉक्टर्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, ये तीनों हमारे जिसको बोलते हैं कि फायदे की चीजें हैं, ताकि अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो दे विल स्टैंड विद अस। आप सोच के देखिए, तीनों से हमें डर लगता है। हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है, कोर्ट में जाने से हम कहते हैं कि भैया हमें बचाए इन करप्शन वाले भरे हुए जजेस से और वकीलों से। और स्कूलों के अंदर भी जिस तरह से जेबें काटी जाती हैं, पेरेंट्स को भी बुखार आना शुरू होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है घर में। तो इन तीनों को जो हमारे फायदे के लिए थी, तीनों की तीनों से हम डरते हैं। पुलिस का भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस को हम टच नहीं कर रहे हैं, उससे भी डरते हैं हम लोग। तो जो हमारी प्रोटेक्शन की चीजें थी, उन्हीं से हमें डर लगता है। अब इसका हल अब कैसे निकालें? हल पे अगर जाते हैं तो भारत कहता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है, बहुत बड़ी कवायद की शुरुआत नहीं करनी। तब जो बुजुर्ग कहते हैं कि भाई खाना ठीक कर लो, बड़ा अजीब लगेगा, खाना ठीक कर लो। खाना ठीक करोगे तो मन ठीक रहेगा, पानी ठीक कर लो तो आवाज ठीक रहेगी, नशा ठीक कर लो तो दशा ठीक रहेगी। तो पूरा का पूरा एक कवायद खाने पे है कि कैसा खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उस गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बैठ के खाना है, खड़े होके खाना है, सूरज डूबने के पहले खाना है, बाद में खाना। ये खाने पे कवायद। फिर खाने पे इतनी ही कवायद नहीं है, ये सोर्स कैसे होगा, क्या केमिकली ट्रीटेड प्लांट से, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला है, ऑर्गेनिक खेती है, जबरदस्ती में हथियाया गया खाना है, या प्यार से खाना खिलाया गया है। ये एक खाने पे पूरी कवायद। पानी पीने पे, कहीं का भी पानी पीना है, कुनकुना पीना है। तो ये पानी पे आप देखोगे भारत में कहते हैं कि बारिश में तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए, विंटर में सोने के बर्तन का या पीतल के बर्तन में पानी पीना चाहिए, और गर्मियों में मिट्टी के बर्तन का पानी पीना चाहिए। फिल्टर्ड होना चाहिए, साफ होनी चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए। ये पानी का है। सड़ा गला पानी, बियर शराब नहीं पीना चाहिए, ताजा पानी पीना चाहिए। तो ये सड़ा गला पानी पियोगे तो आपकी आवाज धीरे धीरे भर जाएगी,
जैसे आपने बियर और दारू पीने वालों को देखा हो। फिर वो कहते हैं कि टॉयलेट जाओगे, अगर आप कमोड पे बैठोगे, ज्यादा टाइम बैठोगे तो आपका तबीयत खराब होगा, तो टॉयलेट पे विशेष ध्यान दिया गया। जितने साधु संत हैं, जितने भी प्रीचर हैं, टॉयलेट की कोई चर्चा नहीं करता। घर में बहुत अच्छा होगा, जिम होगा, लेकिन टॉयलेट वेस्टर्न होगा तो चीजें खराब होंगी, स्वाभाविक, बैठ के करना। आपको आश्चर्य होगा कि जो बैठ के टॉयलेट करते हैं, सुसु करते हैं, पेशाब करते हैं, उनको पथरी की या स्टोन की समस्या कभी नहीं होती, ये बैठ के उससे ही हो जाती है। तो वो कहते हैं ये 3 चीजें शुरू करोगे तो एक चीज शुरू हो। इसके बाद आती है चर्चा। चर्चा आएगी तो बोले कि देखो दिमाग खराब और किससे होता है, खाने से हो गया, पानी से हो गया, नशे से हो गया। चौथा होता है अगर शोरगुल होगा वातावरण में तो आपका दिमाग खराब होगा, तो शोर कम होना चाहिए। कहां कहां से शोर होता है, कबाड़ी वाला आवाज देगा, हाकर देगा, फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर लगे होंगे, फिर लोग जोर जोर से चिल्ला के बात कर, तो कहते हैं नॉइज होगा तो बीमारी आएगी। इसका विपरीत में अगर सॉफ्ट म्यूजिक चलेगा, सॉफ्ट वॉइस होगी, तो आदमी स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो ये स्वस्थ प्रसन्न रहेगा, ये एक चीज आती है। फिर वो कहते हैं कि धीरे धीरे जब चर्चा आएगी तो डेली काम करेंगे, एक माइंडसेट होगा। तब अगर हम एटिकेट और एथिक्स की ट्रेनिंग सारे बच्चों को देंगे, करेक्टराइज नहीं करेंगे, सबको बनाएंगे नहीं, एथिक्स एंड एटिकेट क्या है, कैसे खाना खाना है, कितने जोर से बोलना है, म्यूजिक कब सुनना, तो व्यक्ति खुद तो ठीक होगा ही, समाज भी ठीक होगा। और समाज ठीक हो गया तो बीमार पड़ेगा नहीं, तो फिर इतनी कॉस्टली चीजों की जरूरत क्या है। कभी कभार चोट लग गई, कोई जानवर अटैक कर दिया, कुछ बिजली गिर गई, तब जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आदमी स्वस्थ रहने के लिए पैदा हुआ, स्वस्थ रहेगा। एक गाय को आपने बीमार होते हुए कितनी बार देखा है, कुत्ते को बीमार होते हुए या कौवे को बीमार होते कितनी बार देखा। ये आदमी है जो बार बार बीमार हो, तो ये इसका स्वभाव नहीं है कि ये बीमार हो, इसको बीमार किया जाता है। उस चीजों को हटा दोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। दूसरा न्याय। अगर न्याय की व्यवस्था जो विदेशी है कि पेपर पे जस्टिस हो रहा है और नौकर, सरकारी नौकर न्याय कर रहे हैं, जनता की कोई उसमें भूमिका ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट भी टच नहीं कर सकती, तो ये टच कौन कर सकता है? ये क्या भगवान के दिए हुए लोग हैं क्या, जो ये सोचते हैं कि उनकी नौकरी के लिए समाज निर्धारित हुआ है, समाज बना है? तब अगर आदिवासियों को हम देखते हैं तो उनके यहाँ सवेरे इवन रेप भी हो जाता है, छेड़खानी भी हो जाती है, वो सारे लोगों को बुलाते हैं और शाम को निर्णय हो जाता है कि जिसने रेप किया ना, इसकी खूब पिटाई की जाए, इसका फाइन लिया जाए, इसका बाप का भी फाइन लिया जाए क्योंकि इसने बच्चे को बिगाड़ा है। 6 महीने इससे हार्ड मेहनत कराई जाए, 3 साल तक खेत में मेहनत कर। तो उसके जो डिसीजंस होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं और इतने पेनिट्रेटिंग होते हैं कि कोई दूसरा उस तरह से चीजें सोचता नहीं। अब आज अगर 32 साल बाद रेप के डिसीजंस आए 100 लड़कियों के जो हुआ, तो समाज में ऐसा लगेगा कि जस्टिस डिलेड इज नॉट ओनली जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस को देर कर दी जाए तो जस्टिस मना नहीं है, बेसिकली इट इज ए पार्टनरशिप इन द क्राइम। क्राइम में आपकी सहभागिता होगी और समाज को बिगाड़ने में आपकी महती भूमिका हो गई कि आप समाज को कोई चीज नहीं देते। तो जितने फास्ट क्राइम होता है उतने ही फास्ट जस्टिस होना। अब जस्टिस कौन देगा? तो जो मूलभूत रूप से जो समाज में बायसिंग से ऊपर उठ गया, जिसको ज्ञान हो गया, जिसके लिए सारे बच्चे एक जैसे, जैसे 75 वर्ष की ऊपर से लोग न्याय के लिए अधिकारी हैं, अपने यहाँ 65 में रिटायर हो जाते हैं, तो वो न्याय व्यवस्था के उस तरह की चीजें करते। तो ये तीनों चारों चीजें जब अगर आएंगी मानस में तो ये चीजें चलेंगी। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो इतने डॉक्टर बन गए, इतने वकील बन गए, इतने टीचर बन गए, इतना व्यवसाय चल रहा, इसका क्या होगा? ये एक क्वेश्चन आपका हो सकता है। अन्यथा चीजें आसान है करना, कठिन नहीं है। सर, अब ये जो डॉक्टर जिन्होंने करी है वो देखेंगे कि उनको क्या करना है जब सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो मैं चाइना में देखता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ टेक ऑन दैट ऑल्सो फ्रॉम यू। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, पहली बात है कि इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है,
लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने एक सिस्टम कर दिया, जैसे आपने बोला कि अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो उसे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने हमें ऐप दिया हुआ है और ऐप के अंदर ये है कि अगर आप हर रोज 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो आपको एक हफ्ते के बाद वो कोई ना कोई गिफ्ट भेजते हैं। लेकिन हर रोज 10,000 स्टेप्स होने चाहिए। वो गिफ्ट छोटा-मोटा होता है, ये हैंड टॉवल हो गया, कभी उन्होंने स्टारबक्स की कॉफी का कूपन दे दिया कि आप जाके कॉफी आराम से पी सकते हैं। लेकिन 10,000 स्टेप्स का क्या मतलब ये है, ये मायना क्या है कि जब आप हर रोज के 10,000 स्टेप चलेंगे, तो आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उनकी जो कॉस्ट है वो तो 100, 200, 500 रुपए महीने की है, लेकिन उनके अरबों रुपए बच रहे हैं क्योंकि आप कभी हॉस्पिटल जाएँगे नहीं, प्रीमियम उनके पास फ्री में जाता जा रहा है। नाउ दीज़ आर काइंड ऑफ इनोवेटिव सिस्टम्स जो इन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पर जैसे मेरी वाइफ है, कई बार वो ऑफिस जाती है, यहाँ से आधे घंटे की दूरी है, अबाउट 5 किलोमीटर्स अवे, शी गोज़ बाय वॉकिंग। उसके उसके 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, स्वास्थ्य भी सही रहता है। अब वो एक पार्ट ऑफ कल्चर बन गया है यहाँ पर, जिसके कारण सभी की हेल्थ चाइना के अंदर आपको स्वस्थ ही दिखेंगे। दे विल बी वेरी वेरी फिट एंड फुल ऑफ एनर्जीज, कोई बीमारी नहीं है। भारत में आप बड़ा अजीब अजीब लगेगा कि योग में कहते हैं आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, आहार, प्रत्याहार। तो अगर मैं घर में बैठा हूं और मेरी चलने की इच्छा नहीं है तो मैं खाने को रेगुलेट कर लूं, तो मुझे 10,000 स्टेप चलने की जरूरत नहीं। अगर मैं वज्रासन में बैठ जाऊं तो मुझे चलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 10,000 स्टेप का है, ये डिक्टेटरशिप टाइप स्टेप लगता है, क्योंकि चीजों को स्वस्थ रहने के तमाम तरीके हैं। आप आश्चर्य करोगे कि जब नौ दुर्गा का समय आता है और गुजरात में गरबा होता है और देश में कई जगह होता है, उसके 3 महीने बाद महिलाएं जो डांस में भाग लेती हैं हॉस्पिटल नहीं जाती। तो एक डांसिंग बहुत अच्छा स्कोप है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें, इनोवेटिव चीजें, एक चीज पे अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो चीजें बहुत खराब है। यहाँ एक बहुत अजीब उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा कि एक कंपनी है ड्यू पॉइंट, नाम सुना होगा। यस। ड्यू पॉइंट का नाम सुना, जो ब्लास्टिंग के लिए और वो सब सारे हथियार और उसका काम करते हैं। उनकी कंपनी में शुरू में इतना ब्लास्ट होता था कि एम्प्लॉइज भाग जाते थे, कोई आता नहीं था। तब उन्होंने एक स्कीम लाई कि भाई इसको ठीक करना है। तो उन्होंने फैक्ट्री को धीरे धीरे इस तरह से इनोवेट किया कि अगर ब्लास्ट हो तो दीवार अंदर गिरे, दीवार बाहर ना गिरे, और दीवार के बीच में एक खाई बना दी कि दीवार इसी में गिरे जिससे कोई मरे ना हो। धीरे धीरे वो अपने आप को इम्प्रूव कर। फिर उन्होंने स्वास्थ्य में जो मर जाएगा उसके लिए इंश्योरेंस किया। तो आप सरप्राइज करेंगे कि इंश्योरेंस क्रिएशन इज ए पार्ट ऑफ ड्यू पॉइंट, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिलता है ना, और जिसके अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के प्रवर्तक और डायनामाइट की फैक्ट्री ड्यू पॉइंट जो चलाती है, तो उसमें बहुत लोग मरते थे। तो वो इंश्योरेंस कराते थे हर साल अपने एम्प्लॉइज का, और वो बाहर के एम्प्लॉइज मर जाए उनके लिए CSR शुरू किया हुआ। CSR वहीं से आया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना पैसा रख दिया, कोई मर जाएगा तो दे देंगे, नहीं मरेगा तो उनके विकास में खर्च कर देंगे। ये ड्यू पॉइंट कंपनी धीरे धीरे अपने सिस्टम को इतना डेवलप करते आए कि उन्होंने देखा कि 10 बरस में उनके यहाँ एक भी सिंगल डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई, सिंगल डेथ। तब उन्होंने कहा कि जो हम प्रीमियम इंश्योरेंस को दे रहे हैं ये बेकार है, इंश्योरेंस को देने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय बाई चांस मर जाएगा तो 1 करोड़ हम अपने कॉर्पस से दे देंगे, या 2 करोड़ जो भी देना है भारत के हिसाब से। और वो कोई नहीं मरा। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक प्रोसीजर अपनाया कि भाई अनसेफ एक्टिविटी करना ही नहीं है, अनसेफ नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट। तो ऐसी कंपनी जिसमें लोग काम नहीं करते थे, जिसमें डायनामाइट बनता है जो सारे आतंकवाद की मूल जड़ है, और जो सबको देते हैं, भारत हो पाकिस्तान हो, दोनों को वही सप्लाई करते हैं। तो ऐसी कंपनी में 10 बरस हुए, आज वो सेफ्टी की क्लासेस लेते हैं,
भारत जैसे देश में, और बताते हैं कि कैसे। तो इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि तुमने कितने आदमियों को चप्पल पहन के मंदिर के अंदर जाते हुए देखा है, कितने आदमियों को सिगरेट पीते हुए मंदिर के गर्भगृह में देखा है। तो सबने कहा किसी ने नहीं देखा। किसने बोले देखा? क्यों, क्यों नहीं देखा? बोले कोई भी जाता है तो दूसरा आदमी टोक देता है। गुरुद्वारे में अगर आप बिना कपड़ा लगाए चले जाए तो लोग टोक देते। तो सेफ्टी का भी उसी तरह है, स्वास्थ्य पे भी उसी तरह हम काम कर सकते हैं कि जैसे ही किसी ने अनसेफ एक्टिविटी की, दूसरा बताए कि भैया इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उस तरह की चीजें भारत में कर सकते हैं, दुनिया में भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस की और एक डिक्टेटरशिप की कि 10,000 स्टेप चलिए, मुझे डांसिंग पसंद है, मैं कर सकता हूँ, ऐसी तमाम विधियां। वो एक बनाया हुआ है उन्होंने। इट्स जस्ट अ वे, बिकॉज डांसिंग तो यू कैन नॉट मॉनिटर दैट समबडी हैज डन और नॉट, बट एटलीस्ट स्टेप्स इज समथिंग यू कैन मॉनिटर। इट्स जस्ट अ मॉनिटरिंग सिस्टम। आपको करना है करिए, बट इट्स जस्ट अ इनोवेटिव वे, जस्ट ट्राइंग टू से हाउ टू कीप पीपल हेल्दी एंड ट्राई टू पुट एक जैसे दिमाग में डालना है कि भाई हेल्थ इज ऑल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ यहाँ पर बोला जाता है, इसलिए सभी अपनी हेल्थ के ऊपर काम भी करते हैं। बट सर जो मुद्दा हमारा कि जुडिशरी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारी की सारी जो व्यवस्था है एक खिचड़ी सी बनी है भारत में। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको वकील फ्री में मिल जाता है, हॉस्पिटल्स हैं तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, फ्री में आपको वहाँ पे इलाज हो रहा है। एजुकेशन है तो उसमें भी गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसके अंदर बड़ा ही कम पैसों में या फ्री में आपको एजुकेशन मिल जाता है। लेकिन साथ में हमने पैरेलल सिस्टम भी बना दिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है कि इसको कमर्शलाइज किया जाए, और वहां पे कपिल सिब्बल जैसे अमीर अमीर जो 1700 करोड़ की जो कहते हैं कि अब 2000 करोड़ की, तो उनके पास पैसा है। अब एक वकील होकर इतने पैसे कैसे कमा लेते हैं मुझे समझ नहीं आया। लेकिन वैसे ही हाल हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी यही हाल है। यहाँ पर चाइना में मैं कई बार देखता हूँ, यहाँ पे भारतीय आते हैं पढ़ने के लिए, मेडिकल का कोर्स करने के लिए। इनके यहाँ पे 20-25 लाख में 5-6 साल की कोर्स है, वो करके चले जाते हैं, जबकि वो कहते हैं कि भारत में एडमिशन मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो 1-1 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद भी रिश्वत देने के बाद ही हमें कहीं न कहीं नौकरी मिलेगी। तो जब ये सारा सिस्टम है इसको ठीक करने का, जैसे आपने उदाहरण दिया है, हमें वापस अपने पुराने सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पर न्याय आज कुछ क्राइम हुआ, शाम को न्याय मिल गया, कोई पेंडिंग केस ही नहीं है। एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, सबका जो है जो है समाज वो ध्यान दे रहा है, एंड दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन पीपल आल्सो। और यही एक बेटर सिस्टम है, लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, एंड आई होप जो लोग सुन रहे हैं आज वो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे कि जो आपने बताया है इट्स अ वंडरफुल आइडिया कि हमारा पुराना सिस्टम बेटर सिस्टम था, लेकिन ये चीज अब जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारे एजुकेशन के जो सारे ये जितने टीचर्स बने हुए हैं उनका, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको समझानी पड़ेगी कि भैया 5 करोड़ 4 करोड़ जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इसको ठीक करने का तरीका यही है कि फाइल खोलो, और फाइल खोलकर सिर्फ ये नहीं कि केजरीवाल की फाइल आई तो उसी वक्त खोल लिया, बाकियों को तो 20-20 साल डेट भी नहीं मिली है, वो वाला काम नहीं करना है। इट शुड बी इक्वल एंड इक्वल फॉर एवरीबॉडी। जिसकी फाइल आई है उसे खोलो और उसका न्याय उसी दिन कर देना चाहिए। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको एंडिंग में, ताकि लोगों को समझ आए। ऐसा नहीं है कि जो इलाज है चीजों का नहीं हो सकता। चाइना के अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर भी पेंडिंग केसेस 2 या 3 करोड़ पेंडिंग केसेस थे। इन्होंने वहां पर रॉबर्ट्स बना दिए, बैठा दिए जज के सामने, जज के रूप में। अब वो कहते हैं कि दोनों पार्टियां अपना अपना जो भी पक्ष और जो उसके अगेंस्ट है, दोनों अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए, मैं उसको वेरीफाई करके उसी वक्त जजमेंट दे दूंगा। अब जो जज बैठा है वहां पे, रॉबर्ट है, वो आपके सारे के सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पढ़ता है, आपकी दलील सुनता है, उसी वक्त विद इन 30 मिनट्स आपको न्याय मिल जाता है। 99.9% केसेस जो जज वहां पे रॉबर्ट बैठा है वही आपको जजमेंट देता है, आपके मोबाइल में उसी वक्त जजमेंट आ जाता है। कोई पेंडेंसी रहा ही नहीं। इन्होंने 6 दिनों में 50 लाख या 40 लाख तो केसेस खत्म कर दिए, बिकॉज आप अपने घर में बैठकर जो जज है सामने रॉबर्ट, वो रॉबर्ट एक टाइम पर हजारों लोगों को सुन रहा है। 24 घंटे कोर्ट खुलती है, सातों दिन, कोई छुट्टी नहीं, कोई समर हॉलिडे नहीं, कोई विंटर हॉलिडे नहीं। तो इसलिए ये सारी चीजें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। द ओनली थिंग इज कि इस कब को करने के लिए विल चाहिए, एक सोसाइटी की तरफ से आवाज उठनी चाहिए, और इसी को आवाज उठाने के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। और आप इसके अंदर बहुत अच्छा
और महत्वपूर्ण एक योगदान दे रहे हैं। अग्रवाल जी, आई कांट टेल यू हाउ मच थैंकफुल आई एम फॉर ऑल दिस नॉलेज यू आर शेयरिंग एंड दिस आइडियाज। अब मुझे लगता है कि एक डायलॉग शुरू हुआ है अभी लोगों का, कि जो ये बोल रहे हैं बात तो सही है, और अगर आज बात सही लग रही है तो कोई ना कोई फ्यूचर में आकर इसे इंप्लीमेंट भी करेगा। तो ये वीडियो आज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए है, एंड आई एम श्योर समबडी इज गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज। कोई नहीं करेगा, आप और मैं तो बैठे ही हैं। तो थैंक यू सर, इट वाज ब्यूटीफुल डिस्कशन विद यू टुडे, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम विल डू समथिंग और मोर विच इज एक एक जो टच करती है सोसाइटी को, चीजें जो सॉल्यूशन देने का काम करती है, उसके ऊपर दोबारा से एक और डीप डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम सर। जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू।